ફ્રેન્ક દ્વારા આજે એક ખાસ રિપોર્ટ રિયલ એસ્ટેટ પર રજૂ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં 2025નું વર્ષ રેસિડેન્શિયલ અને ઓફિસ સ્પેસ માટે કેવું રહ્યું તેની વાત કરવામાં આવી છે, જેમાં રેસિડેન્શિયલ માર્કેટ લગભગ ગયા વર્ષના સમકક્ષ જ સ્ટેડી રહેતું દેખાયું છે, જ્યારે ઓફિસ સ્પેસ માટે રેકોર્ડ સ્તર પર 86.4 મિલિયન સ્ક્વેર ફીટના રેકોર્ડ લીઝિંગ સાથે શાનદાર વર્ષ રહેતું જોવા મળ્યું છે। તો આ રિપોર્ટના મહત્વના પાસાઓ અંગે ચર્ચા કરવા આપણી સાથે જોડાયા છે नाइट फ्रैंक इंडिया नेशनल डायरेक्टर रिसर्च विवेक राठी। विवेक जी, स्वागत है आपका। और ये आपकी जो रिपोर्ट है, पहले हम ऑफिस स्पेस के बारे में जान लेते हैं। ऑफिस स्पेस के लिए ये साल आपके रिपोर्ट के हिसाब से एक शानदार साल रहा है, तो किस तरीके का ऑफिस स्पेस के लिए ये साल रहा है, क्या फाइंडिंग्स है आपके? नमस्कार शर्मा। तो ऑफिस स्पेस के लिए ये एक रिकॉर्ड ईयर रहा। करीब 86 मिलियन स्क्वायर फीट की ट्रांजैक्शंस हुई है। यहाँ पे टॉप 8 शहरों की हम बात कर रहे हैं और शानदार इस हिसाब से रहा कि ये केवल नया रिकॉर्ड नहीं है डिमांड मोमेंटम को लेकर के। ये जो ग्रोथ रही है 2025 में करीब 20% की ग्रोथ रही, 2024 के रिकॉर्ड लेवल्स के बाद में ये ग्रोथ रही, तो उस हिसाब से कंक्लूसिवली बहुत नए लेवल पे हाई ग्रोथ देखी गई है और कई सारे मार्केट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, चाहे हम बैंगलोर की बात करें या मुंबई, एनसीआर, हैदराबाद, पुणे। छोटे शहरों में जैसे अहमदाबाद और कोलकाता की बात करें, वहां पर भी माहौल ओवरऑल पॉजिटिव रहा ऑफिस स्पेस डिमांड को लेकर के। तो ऑफिस स्पेस માટે આ જે વર્ષ છે 2025નું એ ઘણું સારું રહેતું દેખાયું છે। और अगर हम विवेक जी बात करें रेसिडेंशियल के लिए ये साल कैसा रहा, तो किस तरीके का साल ये रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर रेसिडेंशियल मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा साल रहा था, तो इस साल के क्या फिगर्स आपके रिपोर्ट में पाए गए हैं? जी, तो रेजिडेंशियल की अगर हम बात करें तो हमें देखना चाहिए ये 5वां साल है इस प्रॉपर्टी अपसाइकिल का। 2020 से 2021, 22, 23 और 24 में भी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई थी। इसी के साथ में 2025 में जब हम देख रहे हैं आंकड़े, तो एक मिक्स्ड बैग टाइप का मार्केट है, विच मीन्स कुछ मार्केट्स में थोड़ी गिरावट है, कुछ में बढ़ोतरी है, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट पॉजिटिव है होम बायर्स का, जिससे ये दर्शाता है कि हम नए लेवल्स पे या हायर लेवल्स पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। अभी ग्रोथ तो नहीं देखी गई है, लेकिन इसे कोई हम चिंता का विषय भी नहीं मान रहे हैं, चाहे 2-3% डी ग्रोथ के बावजूद, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक तो होम बायर्स का सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है ओवरऑल ही, प्लस प्राइस लेवल्स में जो ग्रोथ आई है, तो वो 2-3 मार्केट्स को अगर छोड़ दे तो मोस्ट मार्केट्स में बहुत ही मॉडरेट ग्रोथ रही है, जिसके वजह से अभी भी अफोर्डेबिलिटी इन शेप में रही है। प्लस तीसरा, अगर हम होम लोन के ब्याज दरों की बात करें तो 125 बेसिस पॉइंट्स की जो गिरावट आई थी आरबीआई की रेपो रेट में, उसमें से करीब 50-60 बेसिस पॉइंट ट्रांसमिट हुआ है और होना बाकी है, और प्लस और रेट कट की गुंजाइश है 2026 में। तो इन सब के मद्देनजर ये हम अंदाज लगा रहे हैं कि 2026 में माहौल पॉजिटिव रहेगा। ઓકે, તો 2025ની આપણે જ્યારે વાત કરી રહ્યા છીએ, તો રેસિડેન્શિયલ માર્કેટમાં થોડો 1-2% ડી ગ્રોથ, પણ આપણે જો કહીએ તો લગભગ ગયા વર્ષની સમકક્ષ થોડા ઘટાડા સાથે, જેને આપણે સ્થિર માર્કેટ કહી શકીએ, રેસિડેન્શિયલનું માર્કેટ આ રીતનું રહેતું જોવા મળી રહ્યું છે। विवेक जी, अगर हम गुजरात के अहमदाबाद के इन डिटेल थोड़ा जानना चाहे, तो अहमदाबाद के फिगर्स क्या रहे हैं, किस तरीके का रेसिडेंशियल मार्केट का रुझान अहमदाबाद में 2025 में रहा है? देखिए, अहमदाबाद में भी माहौल सिमिलर रहा। अहमदाबाद जैसे हमने पहले भी कुछ दिनों पहले भी देखा था, जो हमने अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स में हमने स्टडी की थी। अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स के मायने में अहमदाबाद सबसे ज्यादा अफोर्डेबल मार्केट उभर कर आया है कई सालों से। इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ होते रही है, जिसके वजह से जो नई सप्लाई आ रही है वो भी अफोर्डेबल है। तो इसी के वजह से ओवरऑल मार्केट हेल्थ को लेकर के, जो मेरे हिसाब से मोस्ट केसेस में 2 से 2.5 साल की इन्वेंट्री पोजीशन है, जो दर्शाता है कि मार्केट एक कंफर्टेबल पोजीशन पे है अपनी हेल्थ को लेकर के। और सेल्स का जो रुझान है, अनलाइक अदर मार्केट जहाँ पे
1 से 2 सीआर या 1 से 3 करोड़ की जो प्रॉपर्टीज है वहां पर रुझान शिफ्ट हो गया है, ग्रोथ सारी वहां से आ रही है। लेकिन अहमदाबाद के केस में 50 लाख से 1 करोड़ के जो वैल्यू के मकान हैं वहां पे सबसे ज्यादा एक्टिविटी है। तो मेरे हिसाब से उस तरीके से अफोर्डेबिलिटी के मायने से और जो ग्रोथ आई है ऑफिस मार्केट में भी लास्ट 2 सालों में अहमदाबाद के मार्केट में, उस हिसाब से पॉजिटिव माहौल है। अब अहमदाबाद में अगर हम ऑफिस स्पेस की बात करें तो लास्ट ईयर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑफिस मार्केट था, तो उस कंपैरिजन में अभी जो आंकड़े आए हैं वो एक लॉन्गर टर्म एवरेज के हिसाब से है। लेकिन स्टिल करीब 2 मिलियन स्क्वायर फीट की हमने ऑफिस डिमांड देखी थी अहमदाबाद में इस साल 2025 में, जिसकी वजह से रेजिडेंशियल मार्केट को भी उसका बेनिफिट होना चाहिए। ઓકે, તો ઓફિસ સ્પેસ અને રેસિડેન્શિયલ બંને માટે અમદાવાદનું માર્કેટ કેવું રહ્યું એની પણ આપણે વાત કરી છે। विवेक जी, और एक जानकारी मैं आपसे लेना चाहूँगी कि जैसे कि रेसिडेंशियल मार्केट में हमने देखा कि, और आपके रिपोर्ट्स में भी जो फिगर हम आते हुए देख रहे थे, आपने भी अभी बताया कि जो टिकट साइज़ वाइज हम देखें तो 1 करोड़ से महंगे घरों की बिक्री ज़्यादा हुई है, अफोर्डेबल थोड़ा पिछड़ा है। तो कितना पिछड़ा है, और ये जो लग्जरी सेगमेंट है 1 करोड़ से ऊपर वाला, उसमें क्या फिगर्स आपने पाए हैं, और ये गैप जो हुआ है 2 सेगमेंट में, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या ये एक चिंता का विषय बन रहा है? जरूर। तो देखिए, इसे जनरली हम के शेप्ड रिकवरी की बात के हिसाब से देख सकते हैं। जब पेंडेमिक के एक्सपीरियंस के बाद में जैसे जैसे आर्थिक स्टेबिलिटी आने लगी देश में, तो केवल रियल एस्टेट या हाउसिंग में ही नहीं, काफी और सारे प्रोडक्ट कैटेगरीज में प्रीमियम सेगमेंट में रफ्तार स्ट्रॉन्ग रही, और जो लोअर सेगमेंट्स है वैल्यू वाइज उनमें रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी, जिसके मद्देनजर ही 2025 में भी जैसे हमने देखा सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इंटरवेंशन किया, चाहे वो इनकम टैक्स स्लैब रिजिक्स जिसके वजह से कंजम्पशन बढ़े, या जीएसटी कट्स जिससे कंजम्पशन बढ़े। तो हाउसिंग के मामले में अगर हम देखते हैं तो अब इससे हो क्या रहा है कि भाई अगर लास्ट जो हायर वैल्यू सेगमेंट की बात करें तो इस सेगमेंट के कंज्यूमर्स के लिए आय के साथ में जो इनकम है उसी के साथ में वेल्थ ग्रोथ बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और 2022, 23, 24 और 25 में भी वेल्थ ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग रहा, चाहे हम गोल्ड की बात करें, इक्विटीज की बात करें, या दूसरे एसेट क्लास की बात करें इंक्लूडिंग प्रॉपर्टी की, जिसके वजह से हाई वैल्यू होम्स के लिए एबिलिटी बेहतर रही कंज्यूमर्स की, और डिजायर तो हमेशा से रही है, चाहे वो हाई वैल्यू होम्स की बात करें हम या लो वैल्यू सेगमेंट की बात करें। इसी के साथ में, इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हम लोअर वैल्यू सेगमेंट की बात करें, अप टू 50 लाख के घर या 50 लाख से 1 करोड़ के, जहां पर आय जी या मॉर्गेज का बहुत सपोर्ट चाहिए, वहां पर थोड़ा सा टफ बना माहौल, प्राइस जी लेवल्स भी ऊपर गए, इंटरेस्ट लेवल्स भी हाई रहे। जी अब इस वजह से ग्रोथ जो ओवरऑल मार्केट की है वो कम हो गई है। हमें अगर जी आगे आने वाले समय में हम चाहते हैं कि ये ज्यादा ग्रोथ, वॉल्यूम ग्रोथ हो, तो फिर लोअर सेगमेंट्स की पार्टिसिपेशन वापस आनी जरूरी है। ओके, तो આપણે અફોર્ડેબલ સેગમેન્ટમાં થોડું પાછળ પડતા આ વર્ષને જોઈ રહ્યા છે। विवेक जी, आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी रिपोर्ट के बारे में, रियल एस्टेट के बारे में चर्चा करने के लिए। ત્યારે જ